गुड आफ्टरनून बच्चों। वर्ग 7 की कक्षा के लिए विज्ञान को लेकर के हम हाजिर हैं। आज ये हमारी तीसरी कक्षा है और आज का टॉपिक है वन में खाद्य श्रृंखला। बच्चों, जल और जंगल नाम के पहले अध्याय में हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं और अध्याय पहले एक का लिया, एक खंड है वन में खाद्य श्रृंखला। बच्चों, हमारे आसपास पाए जाने वाले जो जीव हैं या इस धरती पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को अगर हम उनके आहार संस्कृति पर, खाने पीने की स्टाइल के आधार पर अगर उनका हम वर्गीकरण करें तो हम देखते हैं कि वह मुख्यतः 3 प्रकार के। एक वह जो स्वपोषी है, यानी अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। दूसरा जो परपोषी है, यानी भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होता है। और एक तीसरी कैटेगरी भी है हमारे सामने जिसे हम लोग मृतपोषी कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे जीव भी हमारे धरती पर विद्यमान हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो या बड़े जीव। उन जीवों में कुछ ऐसे जीव हैं जो मृतपोषी हैं, यानी मरे हुए जीव पर अपना वहीं से भोजन प्राप्त करते हैं। जो जीव मर जाते हैं उसके बाद उनके शरीर को प्राप्त करके अपने को संतुष्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे जीवों के उदाहरण हो सकते हैं, आप उसकी सूची बना सकते हैं। तो आपके सामने जो एक चुनौती है कि हम इनका वर्गीकरण 3 आधार पर कर दिए। अब आपको एक काम करना है कि स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी, इन तीनों कैटेगरी में जीवों का वर्गीकरण करना है। और वर्गीकरण के उपरांत इसे अपने कॉपी में सूची तैयार करेंगे आप, और उस सूची में लिखेंगे कि कौन स्वपोषी है। तो मुझे लगता है कि पिछली कक्षा में आप जान ही गए होंगे कि स्वपोषी कौन होता है। पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके अलावे कोई ऐसा जीव धरती पर नहीं है जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता, वो किसी न किसी रूप में पौधे पर आश्रित है। इसके अलावे भी आप लोगों ने पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में जब आप तीसरी चौथी में आए होंगे तो पर्यावरण अध्ययन में पढ़े होंगे कि शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी 3 कैटेगरी में हम लोगों ने वहां सजीव को बांटा। यानी कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो सिर्फ पौधे खाते हैं या पौधे से बनी हुई चीजों का सेवन करते हैं। पौधे से जो प्राप्त होता है भोज्य पदार्थ, उस पर आश्रित रहने वाले जीवों को हम शाकाहारी जीव कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम हर्बीवोरस कहते हैं। वहीं कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शाकाहारी जीवों को खा करके अपना भोजन उसे बनाते हैं और अपने भूख को संतुष्ट करते हैं। ऐसे जीव को हम मांसाहारी कहते हैं। और कुछ ऐसे जीव भी हैं जो दोनों तरह की चीजों का सेवन करते हैं, दोनों तरह की चीजों को खाते हैं। ऐसे जीव सर्वाहारी कहलाते हैं। अगर आप अपना उदाहरण लें तो आप में से भी कई ऐसे बच्चे होंगे जो सर्वाहारी भी होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ शाकाहारी होंगे, यानी वो मांस, मछली, अंडा इत्यादि का सेवन नहीं करते होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी जीवों को 3 कैटेगरी में मुख्यतः बांटते हैं, मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। लेकिन अगर हम भोजन के उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो पृथ्वी पर जो हरे पेड़ पौधे हैं वो उत्पादक हैं, यानी वह भोजन का उत्पादन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो भोजन बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, उसको समझने के लिए आप इस वॉलपेपर को देखिए कि एक हरा पौधा है जो सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लेकर के नीचे से जल और खनिज लवण, साथ ही साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है। तो ये प्रक्रिया सिर्फ हरे पौधे करते हैं और इसके बाद ये भोजन उत्पादन करते हैं। आइए चलते हैं अपने मुख्य बिंदु पर, जिसका टॉपिक है वन में खाद्य श्रृंखला। तो आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैंने एक पौधा बनाया है, उसके बाद तीर का निशान देकर के एक टिड्ढा का चित्र बनाया है, और फिर एक मेढक है। मेढक को यह सांप निगल जाएगा और फिर सांप को भी खाने के लिए जो बाज है या गिद्ध है, इस तरह के जो बड़े पक्षी हैं, चाहे मोर है, ये सब सांप को खा जाता है, सांपों का दुश्मन माना जाता है।
तो प्रत्येक स्तर पर आप देखेंगे कि एक दूसरे को खाने वाला जीव इस धरती पर मौजूद है। तो यह एक श्रृंखला का निर्माण करती है। क्या करती है? एक श्रृंखला का निर्माण करती है। तो सबसे पहले चूंकि पौधा है तो पौधा हो गया उत्पादक। क्या हो गया? उत्पादक, प्रोड्यूसर। और उसके बाद उस पौधे को खाने वाला जो जीव है वो हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। तो पौधे को खाने वाला जो पहला जीव है वो हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। और उसके बाद जो भी जीव आएगा वो द्वितीयक, तृतीयक, और सबसे शीर्ष पर जो है वो, जैसे अगर हम देखें तो यह तो एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। अगर इस श्रृंखला में मनुष्य को कहीं फिट करना हो तो मनुष्य के लिए भी हम एक श्रृंखला बना सकते हैं। हरे पेड़ पौधे को कोई खरगोश खा रहा है, कोई बकरी खा रहा है, या फिर कोई ऐसा जीव, मुर्गी है, या फिर कोई ऐसा जीव जिसे मनुष्य जिसका भक्षण करता है, वे जीव प्राथमिक रूप से पौधे पर निर्भर होते हैं। और फिर उस पौधे से वो जो शाकाहारी जीव खाता है उसे फिर मनुष्य भी खाता होगा। और फिर मनुष्य क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। तो उत्पादक, फिर पहला जो उसे खाया वो प्राथमिक उपभोक्ता। तो हम जब सीधे अनाज को खाते हैं या पौधा उगाते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं तो वहां हम प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम किसी शाकाहारी जीव का भक्षण करेंगे या शाकाहारी जीव को खाएंगे तो हम हो जाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। बच्चों, विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में, विभिन्न परिवेश में अलग अलग प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। और इन तमाम खाद्य श्रृंखलाओं को हम अगर मिलाकर देखें तो वो एक खाद्य जाल का निर्माण करेगी। किस चीज का निर्माण करेगी? खाद्य जाल, यानी फूड वेब। तो आपको यह समझना होगा कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर है, विशेष अंतर है। खाद्य जाल विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बनता है, जबकि खाद्य श्रृंखला अलग अलग परिवेश में अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में देखें तो वहां की खाद्य श्रृंखला अलग होगी, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में देखें तो वहां की खाद्य श्रृंखलाएं अलग होगी। लेकिन जो उत्पादक है उसमें समानता होगी। उत्पादक एक ही होगा, वो होगा हरे पौधे। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अभी मैंने बताया कि हरे पेड़ पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो पौधा है वो सूरज की रोशनी का प्रयोग करता है, धरती के नीचे से जल और खनिज लवण को सोखता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है, और साथ ही साथ उसके हरे पत्तियों में मौजूद जो हरित लवक है उसमें मौजूद मैग्नीशियम इत्यादि का भी प्रयोग करके वह भोजन बनाता है। बच्चों, खाद्य श्रृंखला की कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला इस धरती पर जीवन को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर देता है। अगर खाद्य श्रृंखला का कोई एक भी घटक अपने स्थान से हट जाए तो इस धरती पर जीवन तहस नहस हो जाए। आप अंदाजा लगाइए, आप अंदाज कीजिए इस बात का कि अगर इस पूरी श्रृंखला में से कोई भी एक घटक हटा दे तो क्या फर्क पड़ सकता है। चलिए उदाहरण से देखते हैं। अगर इस पूरी श्रृंखला से हम एक शाकाहारी जीव को हटा दें, एक शाकाहारी जीव को हम हटा देते हैं, अगर इस मेढक को हम यहाँ से हटा देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, कमेंट करके आप बताइए कि अगर इस पूरी श्रृंखला से मेढक हट जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं बताता हूं, अगर इस श्रृंखला में से मेढक हट जाएगा तो इस टिड्ढों की संख्या में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। टिड्ढों की संख्या बढ़ जाएगी। टिड्डियों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो फिर वे पौधों को नष्ट करेंगे, फसलों को नष्ट करेंगे, फसलों पर वो धावा बोल देंगे, भारी संख्या में वो फसलों को बर्बाद करने लगेंगे। एक तरफ तो हुआ ये इफेक्ट। अब दूसरी तरफ क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब मेढक समाप्त होने लगेंगे तो सांप जैसे जो जीव हैं जो इस पर आश्रित हैं वो भूखे मरने लगेंगे, वो बेचैन हो जाएंगे भूख के मारे, तो इनकी भी संख्या में गिरावट आएगी। इस तरह से खाद्य श्रृंखला में कोई भी एक घटक अगर अपने जगह से स्किप कर जाता है या वैनिश कर जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो पूरी खाद्य श्रृंखला ही भंग हो जाएगी। और एक खाद्य श्रृंखला के भंग होने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे धरती के पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न है। बच्चों, खाद्य श्रृंखला चाहे किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का हो, उसके प्रत्येक घटक अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, 5वीं कक्षा में, जब आप पर्यावरण अध्ययन का जो एक चैप्टर है जिसमें खेती के बारे में बताया गया, उसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो किसानों के लिए मददगार साबित होते हैं। जैसे केचुआ है जो मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, मिट्टी के अंदर मिट्टी को ही खाता है और वो विष्ठा के रूप में भी मिट्टी होता है, यानी कि मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसी तरह से हमारे खेत में जो मेढक हैं वो भी हमारे लिए उपयोगी हैं, क्योंकि वो टिड्डों को या कुछ ऐसे कीड़े को खा जाते हैं जो हमारे फसल को बर्बाद कर रहे थे। इसके अलावे सांप को भी कहें तो किसान का मित्र ही कहा जाता है, क्योंकि सांप क्या करता है, खेत को बर्बाद करने वाले चूहों को खा जाता है। खेत में जो चूहे लग जाते हैं फसल पकने के बाद, वो खेत को काफी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो उन चूहों को सांप निगल जाता है, खा जाता है। तो सांप हुआ, केचुआ, मेढक और इसके अलावा भी कुछ ऐसे जीव हैं जो किसान के मित्र कहे जाते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, हमने अपने विकास के दौर में, विकास की जो अंधी दौर है, इस दौर में हमने खेत में तरह तरह के रसायनों का जो प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, चाहे वो कीटनाशी के रूप में हो, चाहे वो पीड़कनाशी के रूप में हो, या अन्य जो रसायन हैं उसके इस्तेमाल से क्या हुआ है, हमारा जो जलीय पारितंत्र है, उसकी जो खाद्य श्रृंखला है, उस पर प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ अब इसको विस्तार से थोड़ा समझिए। अगर आपने एक पीड़कनाशी यानी कि एक कीटाणुनाशक जो है, जो आपने खेत में छिड़काव किया फसल को जीव जंतु से बचाने के लिए, ठीक है, तो उसमें जो खराब जो जीव जंतु हैं, खराब जो पीड़कनाशी हैं, जो खराब जीवाणु हैं, विषाणु हैं या कीड़े मकोड़े हैं, वो तो मर ही जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पौधे के लिए अच्छे जीव जंतु हैं, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, वे भी मर जाएंगे। या फिर उन रसायनों को खा करके जो जीव मरा है, उसे फिर अगर कोई बड़ा जीव जंतु खाता है तो उस जीव जंतु पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसको एक उदाहरण से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे हमारी प्रकृति में एक पक्षी हुआ करता था, गिद्ध, भल्चर, सभी जानते होंगे गिद्ध को। हो सकता है कि अब के जो नए जनरेशन के जो बच्चे हैं उन्होंने गिद्ध को रूबरू नहीं देखा होगा, क्योंकि गिद्ध हमारी धरती से धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर आ चुका है। अब इक्के दुक्के स्थानों पर ही गिद्ध देखने को मिलते हैं। गिद्ध जो था वो हमारे पर्यावरण का एक प्रकार से कहें तो प्राकृतिक मेहतर था, साफ सफाई कर्मचारी था, जो क्या करता था, मरे हुए जीव जंतुओं को खा करके गंदगी फैलने से रोकता था। आसपास दुर्गंध होने लगता है ना, जैसे आप देखते हैं कि कहीं कोई जीव मरा हुआ है, उसके कुछ दिनों के बाद वो डीके करने लगता है, सड़ने लगता है, उससे गंध उत्पन्न होता है। अगर गिद्ध होते तो ऐसी परिस्थिति नहीं आती। तो गिद्ध कैसे विलुप्त हुए? गिद्ध के विलुप्त होने के पीछे क्या कारण है? तो गिद्ध जो होते हैं वो मृतपोषी जीव हैं, यानी मरे हुए जीव जंतुओं के मांस को खा करके वो जीवित रहते थे। अब उनकी विलुप्ति कैसे हुई? आखिर वो विलुप्त क्यों होने लगे? तो गिद्धों के विलुप्त होने के पीछे कहीं ना कहीं हमारी करतूत ही, हम मानवों ने ही उसे विलुप्त किया। एक दवा आता था डाइक्लोफेनेक, ये रसायन है। डाइक्लोफेनेक एक्चुअली दर्द निवारक दवा है। ये गाय को या बैल को या अन्य पालतू पशुओं को दिया जाता था, डाइक्लोफेनेक। ये रसायन जब उस जीव के अंदर जाता था, गाय में या भैंस में या बैल में, जो भी पालतू पशु हम रखते हैं, उसमें जैसे ही यह रसायन जाता था, अगर वो जानवर उस दवा के सेवन के बाद भी अगर ठीक नहीं हुआ या किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई, तो ये रसायन उसके शरीर में रह ही जाता। जब ये रसायन उसके शरीर में प्रवेश करता था, रह जाता था, तो मरने के बाद जब उसके मांस का भक्षण आसपास के गिद्ध करते थे, तो ये रसायन उस गिद्ध के शरीर में भी प्रवेश कर जाता। तो जब ये रसायन गिद्धों के शरीर में प्रवेश करने लगा भारी मात्रा में, तो गिद्ध भी मरने लगे। कई जगहों की तस्वीरें आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, भल्चर या गिद्ध के विलुप्त होने के पीछे कारणों को ढूंढेंगे, तो आपको बहुत सारे लेख मिल जाएंगे जिसमें ये दिया। तो कहीं ना कहीं मानवीय गतिविधि, मानवीय क्रियाकलाप में पृथ्वी के तमाम पारिस्थितिकी तंत्र में जो खाद्य श्रृंखलाएं विद्यमान हैं, उसे प्रभावित करने का प्रयास किया है, प्रभावित हुआ है। तो आज की कक्षा में हम यही पढ़ रहे हैं कि वन में जो खाद्य श्रृंखला है उसे किस प्रकार से बचाया जाए और उसे बचाना कितना आवश्यक है। तो पहले तो आपने खाद्य श्रृंखला को समझा कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है, उसमें उत्पादक कौन है, उपभोक्ता कौन है,
उत्पादक पेड़ पौधे हैं तो उन्हें उत्पादक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम और आप भी उपभोक्ता हैं। आपके मन में प्रश्न प्रारंभ में आया होगा कि हम तो भोजन बनाते हैं स्वयं से। तो मैं आपको बता दूं कि आप भोजन बनाते नहीं हैं, बल्कि आप सिर्फ भोजन को खाते हैं, उसे खाने योग्य बनाते हैं। आपके घर में जो माँ हैं, बहनें हैं जो खाना बनाती है, हम कहते हैं खाना बनाती है। वो खाना बना नहीं रही है, खाना पका रही है। क्योंकि हम चावल, गेहूं, दाल या मसाले जो भी है उसका उत्पादन हम नहीं करते हैं, बल्कि उसका उत्पादन पेड़ पौधे करते हैं। इसीलिए मनुष्य उत्पादक नहीं है, बल्कि मनुष्य एक उपभोक्ता है। हम क्या हैं? कंज्यूमर हैं, हम प्रोड्यूसर नहीं हैं। ये ध्यान रखिए। तो प्रोड्यूसर कौन है? हरे पेड़ पौधे प्रोड्यूसर हैं, और उसके बाद जो जीव है वो उसके प्राथमिक उपभोक्ता हुए। फिर इस प्रकार से क्रमशः आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें कि आज की कक्षा का निचोड़, आखिर हमने आज की कक्षा में क्या क्या सीखा, क्या सीखने का प्रयास किए। आज की कक्षा में जो मूल बातें थी वो थी खाद्य श्रृंखला के ऊपर, और हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण देते हुए समझाया कि पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला कैसे विद्यमान है या कैसे प्रभावित हो रहा है, और खाद्य श्रृंखला का कोई एक भी कड़ी अगर टूटता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा पर्यावरण। बच्चों, आने वाले दिनों में हम लोग इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। जल जंगल के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है जंतुओं में पोषण, यानी हम लोग न्यूट्रिशन की बात करेंगे। और चाहे वो जंगली जीव हो या पालतू पशु हो या हम और आप सभी जंतुओं की श्रेणी में ही आते हैं। तो हमारा पोषण कैसे होता है, हम जो भोजन करते हैं उसमें कौन से ऐसे पौष्टिक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं, उनको हम लोग देखने का प्रयास करें। तो आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्न और शंका अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। और जो भी 7वीं कक्षा में बच्चे हैं वो तो इस वीडियो को देखें ही, लेकिन जो लोग सीनियर हैं, जो कोई गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं या कोई शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो अपने आसपास जो 7वीं कक्षा के बच्चे हैं उनके साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको लाभ हो सके। आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।